वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था वाटर रिलेशन, और वाटर रिलेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑस्मोसिस। क्या है? ऑस्मोसिस यानी परासरण। परासरण या ऑस्मोसिस क्या है, आइए देखते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं? बीकर। ठीक है, हमने मान लीजिए बीकर लिया और इस बीकर में दो सॉल्यूशन देते हैं। इस बीकर में दो सॉल्यूशन देते हैं और दोनों सॉल्यूशन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से रंग कर देते हैं। ये क्या है? ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और दो सॉल्यूशन हमने लिए। कितने सॉल्यूशन है? दो सॉल्यूशन है। मान लीजिए ये पहला सॉल्यूशन है, इसमें वाटर है। क्या है? वाटर। और इसमें भी क्या है? वाटर है। ठीक है, इसमें सोल्यूट है। क्या है? सोल्यूट है। ये सोल्यूट मान लीजिए, और इसमें भी क्या है? सोल्यूट है, वही सेम सोल्यूट है। लेकिन इसमें क्या है? सोल्यूट कम मात्रा में है, उसमें क्या है? सोल्यूट ज्यादा मात्रा में। तो वाटर का अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, वाटर का अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जल का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस यानी परासरण। परासरण है क्या? वाटर का अपनी अधिक कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर मैं ऑस्मोसिस के टाइप्स की बात करूं तो ऑस्मोसिस दो टाइप्स का होता है। ऑस्मोसिस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है एंडोऑस्मोसिस, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। एक होता है एंडोऑस्मोसिस, एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। मैं फिर से लिख कर दूं, मैंने फिर से एक लिख कर लिया। ठीक है, और इस बीकर में मैंने वाटर दे दिया। क्या लिया? वाटर। और इसमें मैंने एक किशमिश को डाल दिया। किसको डाल दिया? किशमिश को। ये किशमिश। तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा और वाटर इसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो किसी मटेरियल के अंदर वाटर जाना क्या कहलाता है? एंडोऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, और अगर हम एक्सोऑस्मोसिस की बात करें तो हम फिर से एक बीकर, फिर से एक बीकर लेते हैं। ठीक है, और इस बीकर में हम शुगर सॉल्यूशन डालते हैं। जिसका सॉल्यूशन? शुगर सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? शुगर सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? ये शुगर। ये वाटर था, ये शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, और इसमें हम एक ग्रेप्स डाल देते हैं, अंगूर डाल देते हैं। इसमें हम एक ग्रेप्स डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अंगूर। तो अंगूर से वाटर बाहर निकलेगा, एग्जिट होगा वाटर। वाटर क्या होगा? एग्जिट होगा। वाटर क्या होगा? एग्जिट होगा। क्यों? क्योंकि अंगूर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, और शुगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है। यहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है और अंदर अंगूर के अंदर क्या है? वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा। वाटर यहाँ से एग्जिट होगा तो एक्सोऑस्मोसिस, यहाँ एंटर हो रहा है तो क्या आएगा? एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि कब एंडोऑस्मोसिस होगा, कब एक्सोऑस्मोसिस होगा, तो इसके लिए हमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। सॉल्यूशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला जो टाइप है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा कौन सा सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा कौन सा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने तीन सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हम ऐसे नहीं बता सकते कि आइसोटोनिक कौन सा है, हाइपोटोनिक कौन सा है, हाइपरटोनिक कौन सा है। इनमें जब कंपैरिजन होगा, दो सॉल्यूशन का जब कंपैरिजन होगा तो ही हम बता सकते हैं कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक कौन सा सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए मैंने ये एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में मैंने एक सॉल्यूशन डाल दिया, ये सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में मैंने एक प्लांट सेल को डाल दिया। किसको डाल दिया? ये क्या है? प्लांट सेल। इस प्लांट सेल में क्या क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और उन सबको मिलाकर मैं एक टर्म दे रहा हूं सेल सेल, ठीक है। अब इस सेल सेल की भी अपनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, और इस जो बाहर सॉल्यूशन डाला है उसकी भी अपनी एक कॉन्सेंट्रेशन होगी। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेल इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाए, तो इस स्थिति में आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्वल। जितना वाटर इसके अंदर जाएगा उतना ही वाटर क्या होगा? इससे बाहर निकल जाएगा। इस स्थिति को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इक्वल। जब सेल सेल की कॉन्सेंट्रेशन और बाहर जो सॉल्यूशन पड़ा है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो उसे कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसमें हमने बाहर एक सॉल्यूशन लिया और अंदर वही हमने प्लांट सेल को दिया। अंदर किसको रख दिया? प्लांट सेल को रख दिया। ये प्लांट सेल, ठीक है। अब प्लांट सेल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। प्लांट सेल की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेल ऑफ प्लांट सेल, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेल क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। प्लांट का जो सेल सेल है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज्यादा, और सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से, तो बाहर वाटर ज्यादा है तो वाटर क्या करेगा? अंदर आएगा। वाटर क्या करेगा? अंदर आएगा। वाटर क्या करेगा? अंदर आएगा। सेल की कॉन्सेंट्रेशन और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में फर्क है, ठीक है। जैसे वाटर है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, लेकिन वहां पे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाती है क्योंकि उसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, ठीक है। तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा और इस सेल के अंदर क्या होगा? पानी अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम बाहर जो सॉल्यूशन लेंगे और फिर से अंदर इसमें क्या रखेंगे? प्लांट सेल। अब क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स है कम है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा? धीरे धीरे वाटर सारा बाहर निकल जाएगा। धीरे धीरे वाटर क्या होगा? सारा का सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? जितना वाटर अंदर आया उतना ही वाटर बाहर चला गया। इसमें क्या हुआ? सारा वाटर अंदर चला गया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल सेल ज्यादा है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन सेल सेल की है तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गया। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो धीरे धीरे वाटर क्या हो गया? बाहर निकल गया, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। अभी हम पढ़ के हैं, इसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस।
इसे हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस। और ऐसी सेल जिसमें जितना वाटर अंदर आए उतना ही वाटर बाहर चला जाए, यानी जो सेल्स आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती है, जो सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती है, जो सेल आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती है, इस सेल को हम कहते हैं फ्लैसिड सेल। कौन सी सेल कहते हैं? फ्लैसिड सेल कहते हैं। ये कौन सी सेल है? फ्लैसिड सेल। ठीक है। ऐसी सेल जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती है और पानी इसके अंदर चला जाता है और वो फूल जाती है, वो फूल जाती है, इसे हम टर्जिड सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? टर्जिड सेल। 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 कौन सी सेल कहते हैं? टर्जिड सेल कहते हैं। ठीक है। ऐसी सेल जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती है और उस पर जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा वो सारा बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो प्लाज्मा का क्या हुआ? लाइसिस होगा, इसे हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो सेल तीन तरह की, एक फ्लैसिड सेल जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखी जाती है, जितना वाटर अंदर उतना वाटर बाहर निकल जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टर्जिड सेल लिखी जाती है, जो फूल जाती है, एकदम से कोई वाटर अंदर चला जाता है तो फूल जाती है, टर्जिड सेल लिखी जाती है। और एक्सोस्मोसिस में प्लाज्मोलाइज्ड सेल, वही जो प्लाज्मा होता है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। आप देख रहे हो सेल के बाहर प्लाज्मा निकल रहा है। ठीक है। तो ये तीन तरीके के क्या हो गए? सॉल्यूशन हो गए। और तीन तरीके की क्या होगी? सेल। अब जो अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण की दिशा। हमने अभी देखा था, इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डेवलप किया था। ठीक है। वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। यहाँ वाटर था, क्या था? वाटर था। यहाँ सोल्यूट ज्यादा था, यहाँ क्या था? ज्यादा था, सोल्यूट ज्यादा था। यहाँ सोल्यूट क्या कम था? कम था। तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। ये जो डायरेक्शन है कि इस दिशा में ही ऑस्मोसिस हो रही है, ये कौन डिसाइड करे? डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता। ठीक है। और दूसरा डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट पे। किस पे? प्रेशर ग्रेडियंट। रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ये जो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन है किस पे डिपेंड करती है? एक तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, एक प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। ये दोनों चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, एज इट इज दे रखी है, आपको मिलेंगी। ठीक है। उसमें यही दे रखा कि परासरण की दिशा दो फैक्टर्स पर निर्भर करती है, एक सांद्रता प्रवणता पर और एक दाब प्रवणता पर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर और प्रेशर ग्रेडियंट पर। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली। अगर हम इस अर्ध पारगम्य झिल्ली की बात करें तो ये किससे बनती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली किससे बनती है? तो एक तो होता है पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर कौन सा? पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर। ठीक है। दूसरा होता है सेलोफोन मेम्ब्रेन। सेलोफोन मेम्ब्रेन। दूसरा होता है सेलोफोन मेम्ब्रेन। ठीक है।
सेलोफोन मेम्ब्रेन, थोड़ा टेढ़ा सा है, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। सेलोफोन मेम्ब्रेन, सेलोफोन मेम्ब्रेन। और तीसरा है एनिमल ब्लैडर। किसका? एनिमल का ब्लैडर, एनिमल का ब्लैडर। एनिमल का ब्लैडर, ठीक है, एनिमल का ब्लैडर। ये ब्लैडर सामान्यतः गोट का ब्लैडर होता है, लेकिन हम एनिमल ब्लैडर लेते हैं। तो सेमी मेम्ब्रेन इंजन से बनती है, पर्सनल पेपर से, सेलोफोन मेम्ब्रेन से और एनिमल ब्लैडर से। तो ये था ऑस्मोसिस की। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा टॉपिक है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। इस तरफ सोल्यूट ज्यादा है, इस तरफ क्या ज्यादा है? सोल्यूट ज्यादा है। इस तरफ क्या ज्यादा है? सोल्यूट ज्यादा है। सोल्यूट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर बनाएंगे। सोल्यूट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर बनाएंगे। सोल्यूट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर बनाएंगे। इस प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर है। सोल्यूट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर प्रेशर देंगे, इसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सोल्यूट द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर लगाया गया दाब ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब कहलाता है। ठीक है, हम देख रहे हैं इस तरफ सोल्यूट ज्यादा है तो इस तरफ प्रेशर भी ज्यादा होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इस तरफ सोल्यूट कम है तो प्रेशर भी कम होगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन वाटर की मूवमेंट तो इस तरफ से इस तरफ हो रही है। वाटर की मूवमेंट कैसे हो रही है? लो ओपी से हाई ओपी की तरफ, लो ओपी से हाई ओपी की तरफ। तो वाटर कैसे मूवमेंट कर रहा है? लो ओपी से हाई ओपी की तरफ। ठीक है, तो वाटर कैसे मूवमेंट करता है? लो ओपी से हाई ओपी। ओपी है क्या? सोल्यूट द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। इस तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है क्योंकि सोल्यूट ज्यादा है, इस तरफ ऑस्मोटिक प्रेशर कम है क्योंकि सोल्यूट कम है। तो लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर का क्या होता है? मूवमेंट होता है। ठीक है, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में रूट भी होती है, ठीक है, स्टेम भी होती है, रूट भी होती है, स्टेम भी होती है और लीव्स भी होती है। और क्या होती है? लीव्स भी होती है, लीव्स भी होती है। ठीक है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे ज्यादा होगा? किस पे ज्यादा होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे ज्यादा होगा? हमने अभी पढ़ा कि वाटर लो ओपी से हाई ओपी की तरफ गति करता है। वाटर कैसे गति करता है? लो ओपी से हाई ओपी की तरफ। वाटर कैसे गति करता है? रूट से लीव्स की तरफ। तो इसका ओपी क्या होगा? लो ओपी होगा, और इसका ओपी क्या होगा? वाटर अपने लो ओपी से यानी रूट से लीव्स की तरफ मूवमेंट करता है। ठीक है, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स। कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? एक होते हैं हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? हेलोफाइट्स का।
सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होता है? हेलोफाइट्स का। हेलोफाइट्स होते क्या है? हेलो का मतलब होता है साल्ट। जिस सोइल में साल्ट ज्यादा होता है, जिस सोइल में साल्ट ज्यादा होता है, और उस सोइल में पाए जाने वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स का ओपी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। फिर जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब होता है मरुस्थल में पाए जाने वाले प्लांट, ठीक है। फिर मेसोफाइट, और सबसे कम होगा हाइड्रो। हाइड्रो का वाटर, वाटर के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं उसका ओपी सबसे कम। उससे ज्यादा मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स यानी जो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। जीरोफाइट्स जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। हेलोफाइट्स जहां सोइल में सॉल्ट ज्यादा है। सोइल में क्या ज्यादा है? सॉल्ट ज्यादा है। सोइल में क्या ज्यादा है? सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है। एक प्लांट है एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया। क्या नाम है? एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया। कॉन्फर्टिफोलिया। एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया। इस प्लांट का ओपी सबसे ज्यादा होता है। सीधा सवाल आता है कि किस प्लांट का ओपी सबसे ज्यादा है? तो एट्रीप्लेक्स कॉन्फर्टिफोलिया का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। और अगर क्रम आ जाए तो सबसे कम हाइड्रोफाइट्स का, उससे ज्यादा मेसोफाइट्स का, उससे ज्यादा जीरोफाइट्स का, और सबसे ज्यादा किसका होता है? हेलोफाइट्स का होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं 2 बीकर ले रहा हूं, है ना? 2 बीकर ले रहा हूं, ठीक है। इस बीकर में मैंने 100 ml वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया? 100 ml। और इस बीकर में मैंने 100 ml वाटर डाला। दोनों में वाटर क्या डाला? समान, सेम। इसमें भी 100 ml वाटर और इसमें भी 100 ml वाटर, ठीक है। इसमें मैंने 10 ग्राम NaCl डाला, ठीक है। और इसमें मैंने 10 ग्राम क्या डाल दी? शुगर। 10 ग्राम क्या डाल दी? शुगर। इसमें मैंने 10 ग्राम NaCl डाल दिया और इसमें मैंने 10 ग्राम शुगर डाल दी। वाटर सेम है, वाटर यहाँ 100 ml, ठीक है। वाटर मैंने सेम लिया, यहाँ NaCl डाल दिया, यहाँ शुगर डाल दी, और दोनों के अमाउंट भी क्या है? सेम है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि NaCl 2 हिस्सों में टूटेगा, Na+ और Cl-। तो सोल्यूट जो हम एक डाल रहे थे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर 2 बन गए, और सोल्यूट द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगा प्रेशर ही तो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। तो यहाँ सोल्यूट नहीं टूटेगा, यहाँ सोल्यूट क्या हो गया? टूट गया। तो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो वाटर में टूट जाते हैं, ठीक है, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि वो टूट जाते हैं वाटर में। तो इन दोनों में किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा? NaCl का। इलेक्ट्रोलाइट्स का ओपी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले की बात करूं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ICRT। ICRT। I क्या है? I है want of index। want of index। I क्या है? want of index है, ठीक है। C क्या है? concentration of solution। R क्या है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर है। T क्या है? टेम्परेचर है, T
टी क्या है? टेम्परेचर। टी क्या है? टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो पाई बराबर आईसीआरटी, पाई बराबर क्या है? आईसीआरटी गैस कांस्टेंट। ठीक है, आई क्या है? वांट ऑफ इंडेक्स है, सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है? टेम्परेचर है।